So good evening to everyone. This is Kundan Kumar and I am taking care of physics, and so that just I am here to let you know कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर क्या होता है। तो मैंने बोर्ड वर्क पहले से किया हुआ है ताकि टाइम सेव हो सके हमारा। तो इस चीज़ को समझने से पहले एक हम छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने चीज़ें सीखी थी उसको इम्प्लीमेंट करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है। कहा जा रहा है फाइंड आउट द फ्लक्स, बट कौन सा फ्लक्स? दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विच काइंड ऑफ फ्लक्स बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। यू नो दिस इज हेमिस्फीयर और ये सॉलिड नेचर का हेमिस्फीयर है। तो आप जानते हो सॉलिड हेमिस्फीयर में एक कर्व्ड सरफेस होगा और एक फ्लैट सरफेस होगा। लेट्स से दिस इज phi1 एंड लेट्स से दिस इज phi2 and there is a charge which is just above this hemisphere। इस हेमिस्फीयर के सरफेस पे, कर्व सरफेस पे ये चार्ज नहीं है। कर्व सरफेस से जस्ट बहुत मिनिमम डिस्टेंस ऊपर हमने इस प्लस क्यू को प्लेस्ड किया हुआ है। तो आपको एज पर लास्ट क्लास यू नो ऑलरेडी कि दिस इज पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज क्या करता है? एवरी डायरेक्शन में EFLS जनरेट करता है। यू नो एवरी डायरेक्शन में EFLS जनरेट करता है। बट हमारे को तो फ्लक्स फाइंड आउट करना है। बट फ्लक्स का मतलब ही होता है नंबर ऑफ EFLS पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। हमारे को इस कर्व्ड सरफेस के कारण EFLS फाइंड आउट करना है, आई मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो जो EFLS इस कर्व्ड सरफेस से जाएगा, सेम EFLS इस फ्लैट सरफेस से एग्जिट होगा। आई मीन जो EFLS इस कर्व सरफेस से एंट्री करेगा, सेम EFLS फ्लैट सरफेस से आउट होगा, एग्जिट करेगा। कुछ EFLS इस डायरेक्शन में जा रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। कुछ इधर जा रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। कुछ इधर जा रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। कुछ इधर EFLS जा रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो सिर्फ वो EFLS देखना है जो इस कर्व सरफेस को एंट्री कर रहे हैं। और नेचुरल सी बात है कि जो EFLS इस कर्व सरफेस को एंट्री करेगा, वो EFLS वापस इस फ्लैट सरफेस को भी एग्जिट करेगा। तो नेट फ्लक्स जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। बिकॉज हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर किसी भी बॉडी को EFLS दो बार कट करता है, सरफेस को दो बार कट करता है, तो वैसे सिचुएशन में जो करंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा उस बॉडी के कारण वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो पॉइंट चार्ज है इस बॉडी के जस्ट ऊपर है, और यहाँ से जो EFLS जनरेट हो रहा है वो एक बार तो कर्व सरफेस को कट कर रहा है एंट्री के टाइम पे, और एक बार इस फ्लैट सरफेस को कट कर रहा है एग्जिट के टाइम पे। इसलिए यहाँ पे phi1 + phi2 0 होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है phi1 का वैल्यू निकालो, आई मीन कर्व सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू निकालो। देखिए यहाँ पे मैं इस डायग्राम को वापस से ट्रेस करता हूँ ताकि आपका विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आइए इस डायग्राम को हम वापस से देखते हैं। दिस इज हेमिस्फीयर बॉडी एंड दिस इज सॉलिड। हमने इस कर्व सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ उसको phi1 कहा, जो कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस के कारण। और दिस इज द फ्लैट सरफेस जिसको हमने phi2 कहा। यहाँ पे दो सरफेस है और आपको मालूम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस के कारण होता है, और इस हेमिस्फीयर के टॉप पॉइंट से जस्ट ऊपर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है। यहाँ से EFLS जनरेट हो रहा होगा और इस हेमिस्फीयर में एंट्री कर रहा होगा। लेकिन एंट्री के टाइम पे कट करेगा कर्व सरफेस को, और एक बार एग्जिट के टाइम पे कट करेगा फ्लैट सरफेस को। सो यहाँ पे phi1 + phi2 0 हो जाएगा, डेट इज नेट फ्लक्स। और हमें चाहिए कर्व सरफेस के कारण, और कर्व सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने phi1 कहा है, तो phi1 = हो गया -phi2। और phi2 क्या है भाई? phi2 इस फ्लैट सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब तो बहुत आसान हो गया, phi2 आप निकालना पहले से जानते हो। इस phi2 का वैल्यू हमने डिराइव कर रखा था लास्ट क्लास में। हमने कहा था किसी भी डिस्क या किसी भी R रेडियस का रिंग टाइप का अगर कोई सरफेस है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, डेट इज़ यहाँ पे हमने हेमिस्फीयर का
फ्लैट सरफेस जो है उसके हमने φ1 कहा है, तो ये होता है दैट इज q डिवाइड बाई 2 इप्सिलॉन नॉट माइनस 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और φ1 का वैल्यू मिल जाएगा, सिर्फ माइनस साइन लगाना होगा और यहाँ पर हो जाएगा q बाई 2 इप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब अगर थीटा की वैल्यू हमें मालूम हो जाए तो हम यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पे φ1 मिल जाएगा। थीटा की वैल्यू देखो मालूम कर सकते हैं बिकॉज इस फ्लैट सरफेस का रेडियस r है जो कि रिंग टाइप का सरफेस है, और चूंकि रेडियस r है, चूंकि ये हेमिस्फेयर है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस r होगा, और चूंकि दिस इज ऑल्सो r, दिस इज ऑल्सो r। आप यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे एक रिजल्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वो रिजल्ट क्या है कि सपोज दिस इज थीटा, तो यहाँ से tan थीटा अप्लाई कर सकते हैं। एट tan थीटा इक्वल टू व्हाट बेटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो r डिवाइड बाई r कैंसिल आउट टू 1, और tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रहा है, और tan थीटा 1 किस वैल्यू पे होता है, tan 0 0, tan 30 1 बाई √3 एंड tan 45 1। तो यहाँ पे tan 30 यानी थीटा का वैल्यू जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 45। अब यहाँ पे cos 45 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, और cos 45 की वैल्यू क्या होता है भाई, 1 बाई √2। तो देखो ये φ1 की वैल्यू आ गया, बहुत इजी है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर इस डिस्क सरफेस के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसके पहले हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और वो कर्व सरफेस के कारण फ्लक्स देगा हमें। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। नाउ we will be discussing behavior of conductors in electrostatics। behavior of conductors in electrostatics में क्या होता है कि यहाँ पे पहला प्रॉपर्टीज़ की हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, कहा जा रहा है कि नेट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, दैट इज ऑलवेज कंजर्व का मतलब होता है इनिशियल चार्ज शुड बी इक्वल टू फाइनल चार्ज। आई मीन नेट चार्ज शुड बी कंजर्व का मतलब होता है, कंजर्व का मतलब कभी भी जीरो नहीं होता। इसका मतलब होता है कि किसी भी बॉडी में जो भी चार्ज है वो किसी भी टाइम के बाद उतना ही चार्ज रखता है, डेट शुड बी इक्वल। अगर सपोज करिए कोई बॉडी है, ये सॉलिड बॉडी है, और हमने क्या किया, इस बॉडी के, दिस इज सॉलिड कंडक्टर, हमने इस सॉलिड कंडक्टर से बीच का कुछ वॉल्यूम कट करके हमने बाहर कर दिया। सपोज दैट मिडिल का कुछ वॉल्यूम मटेरियल हमने कट करके बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, हॉलो बन जाएगा, और इसी हॉलो को कहते हैं कैविटी। सपोज करिए इस बॉडी पे हमने कोई चार्ज दिया Q, क्या दिया हमने चार्ज Q, तो ये जो Q है Q, देखो ध्यान से, जब हम इस बॉडी को दो पार्ट में बीच से हमने कट कर दिया तो ये तो अभी भी मटेरियल है भाई। तो जो चार्ज आपने Q दिया, हो सकता है यहाँ पे ध्यान से देखो, एक समझने वाली बात क्या है कि जब भी किसी कैविटी, जब भी किसी सॉलिड बॉडी में कैविटी जनरेट करते हैं, तो कैविटी जनरेट होने के पहले बाहर से तो एक ही सरफेस होता है, कर्व सरफेस, लेकिन जब इसके बीच से, मिडिल से कुछ मटेरियल को कट करके हम बाहर निकाल देते हैं, तो सेंटर पे एक स्पेस क्रिएट होता है जहाँ पे मटेरियल नहीं होता, और उस स्पेस को बोलते हैं कैविटी। तो वहाँ भी एक सरफेस हो जाता है। कैविटी जनरेट करने के बाद दो सरफेस क्रिएट हो जाता है बॉडी के अंदर, एक बाहर वाला सरफेस और एक कैविटी जहाँ पे बना हुआ है वहाँ वाला सरफेस। तो जब इस बॉडी पे, जब आप बाहर से सपोज करिए हमने चार्ज Q दिया, तो सपोज करिए ये Q जो है आउटर सरफेस पे Q1 डिस्ट्रीब्यूट किया और इनर सरफेस पे Q2 डिस्ट्रीब्यूट किया, सपोज करिए, तो क्या होगा, Q2 प्लस Q1 क्या होगा, Q2 प्लस Q1 क्या होगा, Q के इक्वल होगा, बिकॉज जो भी नेट चार्ज आपने इसके ऊपर दिया है वही नेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद के एडिशन के बराबर होगा। इसको हम इन डेप्थ समझेंगे एग्जाम्पल में। आइए सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर विल बी जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर देखिए, ये जो बिहेवियर हम देख रहे हैं कंडक्टर का, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का देख रहे हैं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चार्ज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर विल बी जीरो, दैट मीन्स बट इलेक्ट्रिक फील्ड मे प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पे प्रेजेंट हो सकता है। पहली बात सरफेस का मतलब क्या होता है, पहली बात सरफेस का मतलब मटेरियल का मतलब क्या होता है। मटेरियल का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी के पास दो पार्ट होता है, एक सरफेस और एक मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है जिसमें चार्ज जिसमें डेंसिटी होता है मास का, दैट इज कॉल्ड मटेरियल। और सरफेस का मतलब होता है जो आउटर सरफेस है, और अगर कैविटी जनरेट कर दिया तो इनर सरफेस। और जो बीच में जो स्पेस है जिसमें मटेरियल फील्ड है उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल। तो वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, बट सरफेस पे हो सकता है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट ऑन द सरफेस। सरफेस पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है एनी चार्ज गिवन टू अ कंडक्टिंग बॉडी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस। कहने का मतलब अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी में अगर आप बाहर से चार्ज देते हो तो वो जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कंडक्टर के सरफेसेस पे। अगर उसके पास दो सरफेस है, सपोज करें दिस इज Q1, दिस इज आउटर सरफेस जिस पे हमने चार्ज Q1 दिया है, दिस इज इनर सरफेस जिस पे हमने चार्ज Q2 दिया है। तो देखो यहाँ पे दो सरफेस है और दोनों पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बाहर से जो चार्ज हमने Q दिया था वो दो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा Q1 और Q2 में, और उन दोनों Q1 Q2 का एडिशन जो होगा वो नेट चार्ज के बराबर होगा, और इसी को हम कहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। बट ये जो चीज़ है ये तब पॉसिबल है जब ये बॉडी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड हो। इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड का मतलब ये हुआ कि उसका कनेक्टिविटी किसी भी अनदर कंडक्टिंग बॉडी से ना हो। तब उस सिचुएशन में जो चार्ज होता है वो इनिशियल और फाइनल इक्वल होता है। यहाँ पे उसी बात को कहा जा रहा है कि अगर, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन बना रहे हैं कि बाहर से चार्ज अगर दीजिएगा किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में तो जो सरफेसेस हैं उस सरफेस पे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या लिखा है कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स we cannot place charge in the material of conductor because of if we place charge inside material of conductor it establishes electric field inside conductor which is not possible। आइए इस बात को हम समझते हैं। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ। देखिए भाई, अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ किसी दूसरे सोर्स के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे ये यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, बट ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं बाहर दूसरे सोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में सपोज करिए मैंने कोई कंडक्टर प्लेस्ड कर दिया, तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फोर्स लगाता है किसी भी चार्ज के ऊपर, और वो फोर्स कितना लगाता है? Q टाइम्स E। Q टाइम्स E का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में अगर कोई कंडक्टर रख दीजिएगा तो आपको मालूम है कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, और वो कितना लगाता है? Q टाइम्स E लगाता है। अगर ये Q पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन पैरेलल होता है, फोर्स जो होता है वो पैरेलल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। और अगर ये Q निगेटिव है तो जो फोर्स होता है फोर्स वो एंटी पैरेलल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। का मतलब क्या हुआ कि इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है। इनिशियली ये कंडक्टर क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर सकते हैं, प्रोटॉन तो मूव करता नहीं, बिकॉज प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस में सिचुएटेड होता है और वो बाइंडेड होता है न्यूक्लियस से। प्रोटॉन जरूर मूव कर सकता है अगर कंडक्टर है तो, अगर कोई बॉडी कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव कर जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे, इस बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी किसी प्रोटॉन से पेयर्ड में हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव नेचर का होता है
इसलिए फोर्स जिस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा भाई? फोर्स लगेगा। का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे और मूव करके इस सरफेस पे क्या हो जाएंगे? सिचुएट हो जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सॉरी माइनस चार्ज आ जाएगा। और ये जो माइनस है इनिशियली किसी प्रोटॉन के साथ बाइंडेड था, अब वो क्या हुआ? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एग्जर्ट हुए, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए इस डायरेक्शन में और यहाँ पे आ गए। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो यहाँ पे मूव होकर के जमा हो रहे हैं, इनिशियली ये किसी प्रोटॉन के साथ पेयर्ड थे, अब वो प्रोटॉन क्या हुआ? एलोन हो गए। मतलब एलोन हो गए का मतलब वो विजिबल हो गए। मान लीजिए इधर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन अगर सपोज इधर मूव होकर के अकोमोडेट हो रहे हैं, तो जहाँ से ये आए हैं वहाँ भी 5 प्रोटॉन आपको दिखेगा, बिकॉज उस प्रोटॉन के साथ इनिशियली ये पेयर्ड में थे, अभी अनपेयर्ड हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको मालूम होगा, हमने बेसिक क्लासेस में हमने डिस्कस किया था जब हमने EF पढ़ा था। हमने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो EF जनरेट करता है और निगेटिव चार्ज जो होता है वो EF को क्या करता है भाई? कंज्यूम करता है। तो देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस जनरेट होने का डिफरेंस क्या जनरेट हो रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है? प्लस के कारण यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और माइनस पे टर्मिनेट होगा, और इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड बट इंड्यूस्ड। और वो क्यों हुआ? क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसने क्या किया? फोर्स लगाया, और दैट्स वाई वी आर सेइंग कि दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको मालूम होना चाहिए कि कंडक्टर में इन्फिनिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जब फोर्स लगाएंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूव करके इस साइड जनरेट हो जाएंगे, और उसका ठीक अपोजिट प्लस इधर जनरेट होगा, और उस प्लस माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बढ़ते जाएगा, उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज होते जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाएंगे, और इस तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। और वो इसलिए हुआ क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नंबर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेंगे, वैसे वैसे राइट हैंड साइड में प्लस का नंबर बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्लस का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट में है, वो बढ़ते जाएगा, और एक टाइम के बाद दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएंगे। दैट्स वाई ये पॉइंट क्या कह रहा है कि चार्ज जो होता है किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में जब हम देते हैं तो वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वास्तव में होता क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं प्रोटॉन के कारण, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अट्रैक्ट होकर के सिचुएशन कुछ ऐसा जनरेट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी कैन नॉट प्लेस चार्ज इन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर because of if we place charge inside material of conductor it establish electric field inside conductor which is not possible। यहाँ पे देखिए net electric field inside the material of conductor will be zero, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस। तो दोनों पॉइंट को जब आप देखोगे तो आपको क्या समझ में आया? वापस मैं रिपीट करता हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर विल बी जीरो। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर जीरो होगा? तो दिस इज द सिचुएशन, एनी चार्ज गिवन टू अ कंडक्टिंग बॉडी विल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ ऑन इट्स सरफेस। तो इस पॉइंट को देखिए हम यहाँ पे समझते हैं। इस पॉइंट को समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी में जब हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो प्लस क्यू चार्ज देने के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, EF बनाएगा, और EF जब बनाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। किसके ऊपर फोर्स लगाएंगे? इस कंडक्टर के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको फोर्स लगाएंगे, और जो निगेटिव चार्ज है, सपोज दैट दिस इज प्लस चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, और माइनस चार्ज को जब अट्रैक्ट करेगा तो सारे माइनस चार्ज अट्रैक्ट होकर के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। दे ऑल अट्रैक्टेड टुवार्ड सेंटर, और सेंटर पे अट्रैक्ट होने के कारण ये जो प्लस क्यू है ये माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इस तरीके से नेट चार्ज इनसाइड द मटेरियल जीरो हो जाएगा। और चूंकि चार्ज जीरो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, और चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट हुए थे, इंड्यूस्ड हुए थे, उसका ठीक अपोजिट बाहर प्लस जनरेट हो जाएंगे। तो इससे क्या लॉजिक समझे आपने? इससे लॉजिक हम लोग ये समझे
इसको हम डायरेक्टली ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर जब आप प्लस चार्ज सप्लाई करते हो, किसी भी कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करते हो, तो पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करने के कारण वो पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ऐसा आप समझ सकते हो। नाउ द थिंग, अगर इस कंडक्टर के अंदर माइनस चार्ज अगर मैंने सप्लाई किया तो वो माइनस चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और उसका लॉजिक मैंने आपको समझा दिया कि प्लस चार्ज ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस कंडक्टर के अंदर आपको मालूम होना चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। उस फ्री इलेक्ट्रॉन को ये प्लस क्यू अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्शन के कारण वो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेंटर की तरफ जमा हो जाएंगे, और चूंकि उस इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा बाहर, इसलिए बाहर प्लस चार्ज जनरेट हो जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज जो सेंटर पे आए हैं वो पॉजिटिव चार्ज जो बाहर से सप्लाई की गई है वो मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और बाहर सरफेस पे प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक इसी का रिवर्स में माइनस क्यू अगर देते हैं तो माइनस क्यू का सिचुएशन सरफेस पे आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, EFLs आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, दे आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं पहले। किसी भी कंडक्टिंग बॉडी पे या किसी भी कंडक्टिंग बॉडी का जो सरफेस है, सरफेस उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और वो हमेशा, और नाउ दे आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कह रहा है कि EFLs इनसाइड द कंडक्टर प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसका बहुत सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे आप देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर विल बी जीरो, और उसका लॉजिक मैंने बताया था आपको, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करके, और उसके रीजन में हमने कंडक्टिंग मटेरियल प्लेस करके देखा। तो चूंकि किसी भी कंडक्टर के बॉडी में, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इसलिए नेचुरली EFLs भी जीरो होगा, बिकॉज EFLs इलेक्ट्रिक फील्ड को ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे EFLs इनसाइड द बॉडी तो नहीं होगा, लेकिन आउटसाइड होगा। लेकिन आउटसाइड होने का दो तरीका हो सकता है, डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे होगा या डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड होगा। तो डायरेक्शन ऐसे अगर लेते हो, मान लो हमने थीटा पे लिया, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इधर। मान लो इधर कंपोनेंट हुआ, इसको बोलेंगे हम, सपोज करें दिस इज E, तो ये हो जाएगा E cos थीटा, एंड दिस इज E sin थीटा। मैं इसको दोबारा से थोड़ा क्लीन करके ट्रेस करता हूँ वापस से डायग्राम, एंड देन आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, कोई भी इरेगुलर शेप ले लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, EFLs जो होता है वो कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पे नॉर्मल होता है। मैं नॉर्मल अगर नहीं लूँ तो क्या होगा, इस चीज़ को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर मैंने सपोज करिए, मैं बाकी को रिमूव करके मैं यहाँ पे समझाता हूँ। सपोज करिए ये नॉर्मल ना हो करके, ये नॉर्मल ना हो करके, सपोज करिए दिस इज नॉर्मल, अकॉर्डिंग टू रूल्स दिस शुड बी नॉर्मल। मैंने नॉर्मल नहीं लिया, मैंने क्या किया, एंगल पे लिया, लाइक दिस। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, दिस इज EFLs, और EFLs जो होता है वो EFLs के टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो और ये क्या है, इस कर्व के टेंजेंट के अलोंग थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। तो आइए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस टेंजेंट के अलोंग होगा, दैट इज E cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर होगा, दैट इज E sin थीटा, दैट इज E sin थीटा। अब देखिए, ये जो E cos थीटा है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा पैरेलल टू सरफेस, पैरेलल टू सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा तो कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स पे ये फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाने के कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिसिटी की बात हम नहीं करते, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज इन रेस्ट का एनालिसिस करते हैं, ना कि चार्ज इन मोशन का एनालिसिस करते हैं, इसलिए कभी भी ये पॉसिबल नहीं होगा। बट अगर मैं कंपोनेंट, इस कंपोनेंट का अगर मैं डिस्कशन करूं जो कि रेडियली आउटवर्ड है, इसका जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट वो कभी भी इधर नहीं होगा, जीरो कंपोनेंट होगा, इसलिए ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं तो उसका एक कंपोनेंट जनरेट हो जाएगा जो कि पैरेलल टू सरफेस होगा, और पैरेलल टू सरफेस होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू सरफेस अगर है तो सरफेस में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं
उनके ऊपर फोर्स लगाएगा। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्स लगने के कारण चार्ज में मोशन हो जाएगा, और मोशन ऑफ चार्ज को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसी कंपोनेंट का डिस्कशन करते हैं जो 90 डिग्री पे हो, जिसका कंपोनेंट अलोंग द सरफेस जीरो हो। इसलिए रूल्स बना दी गई कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में जो EFLess बनेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा। नाउ ये जो बिहेवियर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये बिहेवियर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं। बाद में कंडक्टर का बिहेवियर चेंज होगा, अभी फ़िलहाल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में सिर्फ समझ रहे हैं। एनीवे, नाउ एक हम क्वेश्चन भी देखते हैं अलग कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, क्या तक टेक्निक होता है, क्या मेथड होता है, उस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखिए, एक नोट समझिए। सपोज करिए कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, तो आपको मालूम होना चाहिए किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में जो सपोज करिए दिस इज सॉलिड है। ये मटेरियल कैसा है? सॉलिड है। सॉलिड मटेरियल के वॉल्यूम में कोई भी चार्ज हम सप्लाई करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है भाई? सरफेस पे चला जाता है। और ये बात कहाँ लिखा हुआ है? तो ये बात देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर विल बी जीरो। और अगर मटेरियल में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है का मतलब चार्ज भी जीरो होगा। नेक्स्ट टाइम लिखा है कि एनी चार्ज गिवन टू अ कंडक्टिंग बॉडी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस। तो जो भी चार्ज होता है बाहर से सप्लाई की जाती है कंडक्टिंग बॉडी को, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है सरफेस के ऊपर, मटेरियल में नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपसे कोई फ्लक्स पूछ दे, सपोज करिए मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया यहाँ पे इनसाइड द मटेरियल और कहा गया फ्लक्स निकालिए, तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है? इनक्लोज चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और इनक्लोज चार्ज कौन सा इनक्लोज चार्ज? गॉसियन सरफेस के अंदर वाला इनक्लोज चार्ज। और आपको मालूम है कि कंडक्टिंग बॉडी के इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं होते, वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे इनसाइड चार्ज नहीं होने के कारण 0 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। ये तो हो गया एक टेक्निक फाइंड आउट करने का कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 क्यों हुआ, लॉजिक हुआ। एक लॉजिक और समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 क्यों है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होता है E.dA, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग मटेरियल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है, प्रॉपर्टी नंबर 2 के अकॉर्डिंग। इसलिए यहाँ पे चूंकि ये 0 है, इसलिए 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0। तो एक ये भी लॉजिक आप बोल सकते हो फर्स्ट प्रॉपर्टी के बिहाफ पे, और ये लॉजिक बोल सकते हो थर्ड प्रॉपर्टी के बिहाफ पे। नाउ तो आज के बाद आप, मुझे लगता है कि इसको कॉन्सेप्ट में हमें रिमेंबर करके रखना चाहिए कि जब भी हम किसी मटेरियल में, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर अगर कोई गॉसियन सरफेस हम जनरेट कर दें, दिस इज गॉसियन सरफेस जनरेट कर दें, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो 0 हो जाएगा। ये बात आपको रिमेंबर करके रखना है ताकि हम इस चीज़ को कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन के साथ इम्प्लीमेंट कर सकें। तो देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा आपको। और इस टाइप के क्वेश्चन JEE एडवांस में, नीट में खूब पूछे जाते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन है, मैंने कंडक्टिंग बॉडी लिया, सॉलिड बॉडी लिया। मैंने क्या किया, इस बॉडी के सेंटर से कुछ मटेरियल कट करके मैंने बाहर निकाल दिया, सर्कुलर मटेरियल कट करके बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे पहले जब कट नहीं किया था तो इस कंडक्टिंग बॉडी में एक ही सरफेस था बाहर वाला, लेकिन जब इस बॉडी के अंदर का मटेरियल कट करके जब मैंने बाहर निकाल दिया, तो जहाँ से मटेरियल निकला वहाँ पे स्पेस जनरेट होगा, और इस स्पेस को बोलते हैं कैविटी। इस स्पेस को क्या बोलते हैं भाई? कैविटी। तो यहाँ पे एक सरफेस तो बाहर होता ही है, एक सरफेस यहाँ भी हो जाएगा, इंटरनल सरफेस। दिस इज इंटरनल सरफेस, दिस इज इंटरनल सरफेस। देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर इस कंडक्टर में अगर एक्सटर्नल चार्ज +Q अगर सप्लाई करते हैं,
तो बताइए ये प्लस क्यू इंटरनल सरफेस पे कितना डिस्ट्रीब्यूट होके जाएगा और एक्सटर्नल सरफेस पे कितना डिस्ट्रीब्यूट होके जाएगा। बिकॉज अपने प्रॉपर्टी नंबर 3 में आपने देखा था कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में जब एक्सटर्नली चार्ज सप्लाई की जाती है तो वो चार्ज जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो चार्ज क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर द सरफेसेस। आइए यहाँ पे मैं समझाता हूँ। यहाँ पे तो दो सरफेस है, तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स इंटरनल सरफेस पे भी ये प्लस क्यू जाना चाहिए और रेस्ट प्लस क्यू एक्सटर्नल सरफेस पे जाना चाहिए। बिकॉज फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कंडक्टर का कि जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। कहने का मतलब जो भी चार्ज हमने दिया है वही दो पार्ट में डिवाइड होकर आउटर सरफेस पे कुछ जाएगा और रेस्ट चार्जेस इंटरनल सरफेस पे जाएगा। हमारा तो आइए देखते हैं कि Q1 Q2 कितना होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको दिस इज सरफेस नंबर 1, दिस इज सरफेस नंबर 2। सरफेस नंबर 1 मतलब Q1 फाइंड करना है एंड सरफेस नंबर 2 मतलब Q2 फाइंड करना है। देखते हैं Q1 कितना है, Q2 कितना है। मतलब बाहर से जब इस बॉडी में हमने प्लस क्यू सप्लाई किया, प्लस क्यू सप्लाई किया, तो ये प्लस क्यू जो है Q1 Q2 में ब्रेक हो गया। तो Q1 की वैल्यू कितना है और Q2 की वैल्यू कितना है, इस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे। आप क्या करिएगा, सबसे पहले ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि इस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाना है और गॉसियन सरफेस बनाते ही इस प्रॉपर्टी को आपको अप्लाई कर देना है। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि मटेरियल के होते हुए अगर कोई गॉसियन सरफेस है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, चूंकि हमने गॉसियन सरफेस बनाया हुआ। दिस इज गॉसियन सरफेस और गॉसियन सरफेस मटेरियल से होते हुए पास हो रहा है और मटेरियल से होते हुए पास हो रहा है का मतलब उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा। तो सपोज करिए मैंने लेट कर लिया कि जो प्लस क्यू आपने बाहर से सप्लाई किया है वो इंटरनल सरफेस में Q1 पार्ट गया और आउटर सरफेस पे Q2 पार्ट गया। तो Q1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा वो देखते हैं। तो पहले देखिए ये गॉसियन सरफेस है और गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर का 0 है का मतलब Q इनसाइड 0 रहा होगा, का मतलब ये Q1 की वैल्यू 0 हो गया। नाउ Q2 की वैल्यू कितना होगा जो कि एक्सटर्नल सरफेस पे है, Q2 का वैल्यू हो जाएगा टोटल Q माइनस Q1 और Q1 क्या है, 0 है, इसलिए Q2 की वैल्यू हो जाएगा प्लस Q। यानी कि जो Q2 है Q2 वो एज इट इज़ एक्सटर्नल सरफेस पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वो इंटरनल सरफेस पे जमा नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जो कैविटी है उसके अंदर चार्ज दिया गया है, बाहर से कोई चार्ज सप्लाई नहीं किया गया है, मटेरियल में सप्लाई नहीं किया गया है, चार्ज सप्लाई किया गया है लेकिन एक कैविटी के अंदर चार्ज दिया गया है। दिस इज कैविटी, इसमें चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू, लेकिन बाहर के सरफेस कोई चार्ज नहीं दिया गया है। आई मीन बाहर से कोई चार्ज मटेरियल में नहीं सप्लाई किया गया है, कैविटी में प्लस क्यू चार्ज है। तो आपसे कहा जा रहा है फाइंड आउट द चार्जेस एट S1 एंड S2। S1 मतलब आउटर सरफेस को अगर मैं S1 कह दूँ, और इंटरनल सरफेस को मैं अगर S2 कह दूँ, तो S1 S2 पे कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका वैल्यू पूछा जा रहा है। क्योंकि जो चार्ज दी गई है वो मटेरियल में नहीं बल्कि कैविटी में दी गई है। दिस इज S1। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करिएगा, देखिए बात को समझिए। आपको यहाँ पे एज्यूम कर लेना है कि बाहर से हमने Q चार्ज दिया और जो Q चार्ज दिया वो आउटर सरफेस पे Q1 पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, रेस्ट पार्ट जो है Q2 वो इंटरनल सरफेस पे गया होगा। तो ऐसे सिचुएशन में फिर आप मटेरियल के अंदर से एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, गॉसियन सरफेस मटेरियल से होते हुए पास कराना। और जब भी कोई गॉसियन सरफेस मटेरियल से होते हुए पास होता है तो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट शुड बी 0। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब निकालिएगा तो वो क्या होगा, 0 होगा। और 0 का मतलब क्या होता है, Q इनसाइड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और Q इनसाइड जो है इस गॉसियन सरफेस के अंदर Q इनसाइड 0 होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे तो कैविटी में प्लस Q चार्ज है
लेकिन ये अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ कंडक्टर मटेरियल के अंदर का जो चार्ज है वो 0 होता है। का मतलब पहली बात कि यहाँ पे कोई चार्ज हमने बाहर से नहीं दिया था, हमने एज्यूम किया था कि हमने Q सप्लाई किया है और वो Q Q1 Q2 हो गया है, डेट शुड बी 0 बिकॉज हमने बाहर से एजम्पशन करके चार्ज दिया है, वास्तव में कोई चार्ज नहीं दिया है, इसलिए Q1 Q2 को हम 0 कर देंगे। और Q इनसाइड जो है 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, इसलिए इनसाइड कैविटी के अंदर Q2 है और प्लस Q है, तो पहले से प्लस Q दिया गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा Q2 प्लस Q इट इज़ इक्वल टू 0। 0 क्यों किया? बिकॉज किसी भी कंडक्टर के मटेरियल में कोई भी चार्ज नहीं रह सकता। तो ये जो Q2 है ये कैविटी के सरफेस पे है और ये जो प्लस Q है ये कैविटी के अंदर है और जो Q2 है ये कैविटी के सरफेस पे है। का मतलब ये है तो सरफेस पे और वो वास्तव में है नहीं, हमने एजम्पशन करके किया है। तो Q2 की वैल्यू वास्तव में क्या हो गया यहाँ से माइनस Q। माइनस Q कैसे आया? बिकॉज हमने Q2 प्लस Q को इक्वेट कर दिया था 0 से। और वो क्यों इक्वेट किया था 0 से? बिकॉज हम जानते हैं कि गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है का मतलब इनसाइड चार्ज क्या होना चाहिए? 0। इसलिए हमने यहाँ पे Q2 प्लस Q को 0 कर दिया और Q2 की वैल्यू माइनस Q आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि एनी आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर जो भी चार्ज होता है डेट शुड बी कंजर्व। का मतलब क्या हुआ? जो भी हमने बाहर से Q दिया है वो इक्वल होगा Q1 प्लस Q2 बराबर इक्वल होगा। का मतलब आप यहाँ पे ये कह सकते हो, ये जो अप्लाई किए हो रूल्स Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो हमने Q2 की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो इसलिए Q2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए माइनस Q इक्वल टू 0 और Q1 की वैल्यू आ गया प्लस Q। का मतलब आपने क्या देखा? का मतलब आपने ये देखा इस क्वेश्चन में कि जो कैविटी है उसमें प्लस Q जब चार्ज दोगे तो कैविटी के सरफेस पे चार्ज आ जाएगा माइनस Q और कैविटी के सरफेस पे चार्ज आएगा माइनस Q और ठीक उसका रिवर्स बाहर आ जाएगा, आउटर सरफेस पे आ जाएगा प्लस Q। और जो कि वास्तव में हमने बाहर से कोई चार्ज मटेरियल में नहीं सप्लाई किया हमने, ये जो प्लस Q था ये कैविटी के अंदर दिया हुआ था। तो अभी भी देखो वास्तव में मटेरियल के अंदर कोई चार्ज नहीं है। क्यों? नेट चार्ज अभी भी कंजर्व है। प्लस Q और माइनस Q का नेट एडिशन क्या होता है? 0 होता है। का मतलब ऐसे सिचुएशन में हम आंसर ऐसे फाइंड करेंगे। अब मैं एक आपको होमवर्क देता हूँ, आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। देखिए होमवर्क क्या है, कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ को देखिए। एग्जाम्पल एज अ होमवर्क कि आप घर से करके लाइएगा। इस कैविटी में हमने चार्ज दिया इस कैविटी में हमने चार्ज दिया सपोज करिए माइनस Q और बाहर से चार्ज सप्लाई कर दिया सपोज करिए प्लस 2Q। तो कहा जा रहा है फाइंड आउट द चार्जेस एट सरफेसेस। यहाँ पे दो सरफेस हैं, एक आउटर और एक इनर, दोनों सरफेस पे आपको चार्ज फाइंड आउट करना है। एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसको भी आप फाइंड आउट करिए एज अ होमवर्क, इसको फाइंड आउट करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कैविटी के अंदर कैविटी इस तरीके का कंसेंट्रिक हमने सरफेसेस बनाया हुआ है। कंसेंट्रिक सरफेसेस, देयर आर 3 सरफेसेस 1 2 एंड 3। यहाँ पे हमने माइनस Q दिया है, यहाँ पे हमने सपोज करिए प्लस Q दिया है और यहाँ पे हमने प्लस 2Q दिया है। तो यहाँ भी कहा जा रहा है फाइंड आउट द चार्जेस एट सरफेसेस। ये भी आपका होमवर्क है, इसको भी आप लोग फाइंड आउट करके लाइएगा। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, नोट कर लीजिए इसको।